हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एटीसी के पेपर को 27 दिसंबर शिफ्ट 1। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द एरिया, एक कर्व एरिया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले तो बनाना पड़ेगा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन है किस चीज़ की। तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर लेफ्ट में ले आओगे तो यूल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। अब आइडेंटिफाई करना है ये इक्वेशन है किस चीज़ की। तो स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन होती है। कैसा सर्कल? ठीक है, ऐसा सर्कल जो ओरिजिन पे होता है। ठीक है, और जिसकी रेडियस कितनी होती है? आर होती है रेडियस। तो वो कह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि ए वाई से पूरा सॉल्व करे, है ना, क्या लिमिट विमिट डाल के इंटीग्रेशन करके करे। ठीक है, तो अगर उसका तरीका देखोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से, अगर हम यहाँ देखें ये जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट हो गया एक्स इक्वल टू आर, जो कि इस केस में रूट 32 है। ठीक है, तो जीरो से 32 वाई डी एक्स करोगे, वहां से निकल आएगा y की वैल्यू रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छे से मेहनत करो, पूरा इंटीग्रेट करो। नहीं करना, क्यों कर रहे हो? इंटीग्रेशन से थोड़ी ना करेंगे क्वेश्चन। जब वो बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये दिख तो रहा है ये एरिया कितना है, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल है। सर्कल का एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा लो, तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर, इससे सॉल्व हो जाएगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर 32 है, कंपेयर कर ही लिया था हमने यहाँ पे, सॉल्व हो गया 8 पाई। ज़रूरी नहीं है कि एमसीक्यू क्वेश्चन है या मतलब टॉपिक लेंदी वाला क्वेश्चन है तो पूरा उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से प्ले करना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो फिर भी मैंने इतना एक्सप्लेन किया, पेपर में पता क्या करना है तुम्हें, ये दिखना चाहिए कि स्क्वायर उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर्कल की इक्वेशन होती है। सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया 1/4 होता है, तो पाई आर स्क्वायर करके 1/4 कर देंगे। बस रेडियस पता होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा माइंड में ये इक्वेशन पता होनी चाहिए कंपैरिजन की, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन हवा में हो जाएगा, और लिटरली मैं बताऊं 30 से 40 सेकंड्स में हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेट करने बैठ गए पेपर में तो 4-5 मिनट तुम इंटीग्रेट ही करोगे, लिमिट विमिट डालोगे, उसमें गलतियां भी होने का रिस्क है, हो सकता है मेहनत करके आंसर भी गलत आ जाए। मत करना। ठीक है, ये वैसे रूट 32 तक होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए याद दिला रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था। ठीक है, चल हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान था, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोल रहा है कि जानबूझ के इक्वेशन ऐसी दी है। सीधे सीधा सर्कल का 1/4 एरिया मांग ले तो वो तो 7th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ए मतलब बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स 5 है। बोल रहा है ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ए और बी बताए नहीं है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो मॉड ए बी जो होता है दैट इज मॉड ए मॉड बी, या लैंग्वेज में बोलेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बस वैल्यू डाल दो, 4 5 कितना हो जाएगा 20। लल्लू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन. ओके, तो मैं एक पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट. इमेज ऑफ पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि भाई एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, वो मिरर की तरह एक्ट करेगी. इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + 3y = 5. ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 2, 3. अगर इसकी मिरर इमेज निकालोगे तो ये मिरर में कुछ यहां जाके बनेगी. हमें नहीं पता इसका कोऑर्डिनेट क्या है, h, k, और वही हमसे मांग रहा है. तो इसे सॉल्व करने का पूरा एक तरीका होता है. ठीक है, तो मैं पहले वो तरीका बता देता हूँ, फिर पेपर में वो पूरा तरीका ना करना हो, ऑप्शन से कैसे प्ले करोगे वो भी बता देता हूँ. ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक बार कॉन्सेप्ट देख लो. ठीक है, आइडिया ये है कि जो ये दोनों मिड पॉइंट्स है, इस क्योंकि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर होता है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये पॉइंट है बीच में, ये मिड पॉइंट होगा. तो क्यों ना इसका कोऑर्डिनेट निकाल ले. जो मिड पॉइंट है वो होना चाहिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अगर ये मेरे x1 y1 है, ये मेरे x2 y2 है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2. मतलब कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो. ठीक है, तो मिड पॉइंट निकल आएगा h + 2/2 k + 3/2. ठीक है, ये हो गया. क्या फायदा इसका, क्योंकि ये मिड पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो दिस मस्ट सेटिस्फाई x + 3y = 5. तो x की जगह h + 2/2 डाल दो, y की जगह k + 3/2 डाल दो, और इसको सेटिस्फाई करेगा. पर उससे एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इसमें आएगी h और k में. वेरिएबल तो 2 है, सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशंस चाहिए, कहां से लाओगे दूसरी. तो दूसरी कंडीशन यहां से आएगी कि ये जो लाइन है, एक तो किससे बन रही है 2, 3 और h, k से, जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका स्लोप लेट्स से m1 है. ये जो लाइन है इसका स्लोप m2 है. ठीक है, दो, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी. ठीक है, तो क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए. ठीक है, पर मैं अब यहाँ पे पूरा वो सॉल्व नहीं कर रहा. ठीक है, वहां से भी एक इक्वेशन निकल आएगी h और k में, फिर तुम सॉल्व कर सकते हो. 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन. अगेन पेपर में पूरा सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, पेपर में खाली इतने से ही सॉल्व कराता हूँ जितना लिखा है. अगर ये इसे सेटिस्फाई करेगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि h + 2/2 + 3 ब्रैकेट y + 3/2 = 5. सॉरी, y लिख दिया ना, k था. ठीक है, अच्छा x, y क्यों नहीं लिया, क्योंकि इक्वेशन में x, y था, फिर तुम्हें कंफ्यूजन होती कि यहाँ x, y क्या है, यहाँ x, y क्या है, इसलिए मैंने पॉइंट को h, k ले लिया. तुम p, q, r, s जो लेना ले लेना. और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो h + 3k + 2 + 9 11 = 10. तो h + 3k = -1 आ रहा है. ठीक है, माइनस ही आएगा ना. तो अब क्या करोगे, एक तरीका तो ये तो हुई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन का मैंने आइडिया क्या बताया तुम्हें कि तुम यहां से इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालो m1, इन दोनों, इस लाइन का स्लोप m2, फिर m1 m2 का प्रोडक्ट -1, फिर दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. अब क्या करो, आधा क्वेश्चन इक्वेशन से बना लिया, आधे को क्या करेंगे हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, इस इक्वेशन को उठा लेते हैं. ठीक है, ये इक्वेशन उठा ली, बस अब तुम चेक करते जाओ कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, 1/2 और 1/3, जब 1/2 प्लस इसमें जब 1/3 डालेंगे तो 1/2 + 1 आएगा. 1/2 + 1 नेगेटिव तो नहीं हो सकता, खत्म बात, रिजेक्ट. -2 और -3 डालोगे तो -2 -3 तो -9 हो गया, -11 ये भी नहीं बन रहा. इसमें डाल के देखते हैं, 4/5 और 3 3 -9 हो जाएगा, -9/5. देखो सब्ट्रैक्ट करके 5/5 मतलब -5/5 विच इज 1. तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. अब इतने पे खुश मत हो जाना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मल्टीपल आंसर्स भी पॉसिबल हैं एक कंडीशन को सेटिस्फाई कराने वाले. हो सकता है कि ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई करा दे, तो मेक श्योर कि ये ना करे. तो एक बार वैसे ही रख के देख लेते हैं. अब की बार ऑप्शन में जस्ट नेगेटिव गायब है,
तो 4/5, और जब तुम डालोगे 3/5 यहाँ पे डालोगे तो प्लस 9/5 होगा, तो ये 14/5, 14 5 से डिवाइड होगा नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, राइट साइड तो 1 है, -1 बेसिकली, तो नहीं वर्क करेगा। तो यानी यही कर रहा है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करो अगेन, ठीक है। जितने भी वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तुम्हें वो वाले तरीके बता रहा हूँ जो पेपर में अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। कन्वेंशनल मैथ सॉल्व करना एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट पता होना अलग चीज है, पर पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ही अगर सॉल्व करना है और ऑप्शंस दे रखे हैं तो ऑप्शंस को प्ले करो। अभी आगे और दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं सिर्फ ऑप्शन से ही प्ले करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, परफेक्ट है इस चीज को, अभी जो मैं समझा रहा हूं ना कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, परफेक्ट क्वेश्चन। कह रहा 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एपी की। अब जब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कभी भी एपी में दी जाती है तो उसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d नहीं लेना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर सम प्रोडक्ट गिवन हो। क्यों? क्योंकि उससे फिर इक्वेशन कॉम्प्लिकेट बनती है। फिर उसमें ना एक स्पेशल केस करके होता है कि हमेशा जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करें ना तो हमेशा ऐसे ले लो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। फायदा ये होगा कि जब तुम इन्हें ऐड करोगे, सम दे रखा है ना 48, तो डी डी कट जाएगा, 3a इक्वल टू 48, ए की वैल्यू 2 मिनट में आ गई तुम्हारी 16, और फिर दे रखा है प्रोडक्ट, तो ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली टर्म हो जाएगी 16 माइनस डी, दूसरी हो जाएगी डी, सॉरी 16 है ना, ए है सॉरी, दूसरी 16 और तीसरी 16 प्लस डी इज इक्वल टू 3840। तो 6 यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देना, 16 माइनस डी 16 प्लस डी पे, तो 16 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी की लगा दी, 3840। तो ये हो जाएगा 16 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया, कैंसिल कर दो इसको, 2 and 4, 240। तो बस बढ़िया है, 256 माइनस 240 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर 16, यानी कि डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, ठीक है। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 16, तो बीच वाली टर्म है, प्लस 4 लोगे तो प्लस 20, और यहाँ पे पीछे वाले में -12 आ जाएगा। और अगर मान लो तुमने -4 भी लिया तो -4 भी लोगे तो 16 माइनस 4 12, और 16 माइनस -4 करोगे तो भी 20। तो दोनों से एपी सेम ही बनती है, चाहे +4 लो या -4 लो, ठीक है। d इक्वल टू 4 वाली है ये, d इक्वल टू -4 वाली है। तो पेपर में कोई एक ही करना, पहली बात तो दोनों मत करना, और ये बात सिर्फ तुम्हें तब पता होगी जब ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है, ठीक है। एनीवे, ये तो हुआ प्रॉपर तरीका सॉल्व करने का। अब पेपर में क्या इतना सॉल्व करेंगे क्या? ठीक है, तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर लोगे, फास्ट भी कर लोगे, बिल्कुल भयंकर फास्ट दिखाऊं। जब वो कह रहा है कि सम 48 है तो चेक कर लो पहले तो ऐड करके किसको 48 आ रहा है। दूसरी बात, वो कह रहा है प्रोडक्ट में ना, देखो एक अच्छी चीज है, 0 है। प्रोडक्ट में 0 कब आ सकता है? जब 10 का मल्टीपल हो कहीं ना कहीं, या 5 का मल्टीपल हो। 2 ही ऑप्शन थे, देखो, एक ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है जिसमें 0 है, तो मल्टीप्लाई करके बनेगा। इसमें 0 नहीं बनेगा, इसमें 0 नहीं बनेगा, तो मेरे को इन दोनों में से चूज करना है। अब बस ऐड कर लो, 48 कौन दे रहा है? ये 8 हो गया, और ये बन रहा है 48, ये नहीं बनेगा 48। बस सॉल्व भी मत करो ना, एपी का कॉन्सेप्ट पता है, अच्छी बात है, सॉल्व करना आता है और भी अच्छी बात है। जब वैल्यू इतनी अच्छी सजा के दी है तो उसको यूज करो ऑप्शन में। तो कोई बच्चा मान लो एपी नहीं भी पढ़ गया तो भी ये क्वेश्चन कर लेगा ऐसे, अगर कॉमन सेंस लगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम जितने भी होते हैं ना, सब में यही होता है, ऑप्शन से प्ले बहुत होता है। और ऑप्शन से प्ले करना ना, ऐसा कोई डायरेक्टली सिखाया नहीं जा सकता, वो क्वेश्चंस के थ्रू समझाया जाता है कि देखो ऐसा कर सकते थे। और जब तुम ऐसे क्वेश्चंस के आइडियाज देख लोगे तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी आएगा तब डील कर लोगे। एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है ये। चलो नेक्स्ट, ओके, फंक्शंस का क्वेश्चन है। ए सेट दे रखा है, ओके, बी सेट दे रखा है, ओके, कह रहा है फंक्शन ए से बी में है, ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है।
तो ना ही 1 1 होना चाहिए ना ही ऑन टू होना चाहिए। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए या हर एक x के लिए एक y होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। पर ध्यान रखना यहां पे क्या है, ओनली वन, एक ही होनी चाहिए। तो 24 के लिए, 24 36 के लिए अगर 1 1 चेक करें, पहले तो कोई एक ऑप्शन चेक कर लो, 1 1 चेक करोगे या ऑन टू चेक करोगे। ठीक है, अगर 1 1 चेक करने जाते हैं, चलो हमें थोड़ी ना पता है, ये तो चलो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है तो हम इसको चेक करने के ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन पेपर में थोड़ा ना पता होगा कौन सा है। तो कोई एक चेक करोगे, या तो 1 1 चेक करोगे या ऑन टू चेक करोगे। ठीक है, आई थिंक ऑन टू चेक करना ज़्यादा आसान है। ऑन टू ये कहता है कि हर y के लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए, हर y के लिए। और ये तो हो गया 1 1 की डेफिनेशन। ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी y देयर शुड बी अ x। यूनिक होना जरूरी नहीं है, बस होना चाहिए हर y के लिए। y मतलब जो इमेज है, तो 12 24 12 18 और 24 तीनों के रिलेशन होने चाहिए। 24 का है, 12 का है, 18 का है, ओके। ऑन टू तो है ये भी, ठीक है, अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि ये ठीक है। अभी 12 के लिए है, 18 के लिए है, 12 के लिए है, तीनों के लिए है, ओके। 12 18 24 इसमें भी सबके लिए दे रखा है, 18 24 12 सबके लिए है। ऑन टू तो सारे ही हैं। अच्छा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू बोल रहा है ना, ये तो गड़बड़ नहीं होगी फिर। अच्छा सॉरी 12 18 24 18 12 24 12 18 12 है, यही है बस जो ऑन टू नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है, फिर तो हो गया, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। 1 1 मत चेक करो, ऑन टू सही हो गया ये तो। 12 18 24 12 18 24 12 18 24 बस सही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, एक ही ऑप्शन था जो ऑन टू नहीं है, ऑन टू से ही कर लिया सारा। ठीक है, चलो डन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बढ़िया। परफेक्ट क्वेश्चन, ये समझाने के लिए कि पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, पेपर में आंसर ढूंढना होता है। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, ए मैट्रिक्स निकालते हैं जो कि क्या होती है, यहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होती है 3 1 5 2 2 3 1 1 2, ए मैट्रिक्स हो गई। फिर एक बी मैट्रिक्स निकालते हैं जो ये वाली होती है राइट साइड वाली, तो 30 40 20। और निकलता कैसे है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से सॉल्व करेंगे, जहां पे ये x मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, x y z। इनवर्स निकालना पेपर के अंदर बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, 3x3 का। तुम इनवर्स निकालने सुनना गए वहां पे, और इनवर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई भी करना है। ये सिर्फ तरीका सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे सॉल्व होता। बेसिकली ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस को अगर हैं तो आइडिया ये है कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नॉट जस्ट वन, तीनों को करेंगे। तो चेक करना शुरू करते हैं। पहले ऑप्शन से चेक किया, x इक्वल टू 0 डालना है, y इक्वल टू 10, z इक्वल टू 5। तो 10 और इसमें 5 डालोगे तो 25 35, ये तो नहीं हो रहा। अगर एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड पे आओ, सेकंड में आके देखा हमने x इक्वल टू 5 15 0, तो ठीक है डाल के देखते हैं। 5 यहाँ डालना है, 15 यहाँ डालना है, 0 यहाँ डालना है, तो 3 15 15 15 ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर यहाँ डाला तो 10 और 30 40 ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 0 डालना है इसमें तो, और इसमें 5 और 15 20 ये भी ठीक है, तीनों सेटिस्फाई हो गई। कुछ आगे करने की जरूरत है, छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं होती तो फिर आगे बढ़ते चेक करते। लेकिन हमेशा ध्यान रखना,
खुश मत हो जाना जस्ट बिकॉज कि एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों चेक कर लेना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे लेकिन बचे हुए दो को ना करे। हो सकता है दो को कर जाए, थर्ड को ही ना कर रही हो। तो चेकिंग वाले में ना ये चीज फास्ट फास्ट करनी होती है और मेंटली ही करना, लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका कि ए मैट्रिक्स लिखो, बी मैट्रिक्स लिखो, ए इनवर्स निकालो, ए इनवर्स पेपर में निकालते रहना बैठ के, एडजॉइंट करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, एक ही क्वेश्चन थोड़ा करना पेपर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शंस पे फिर से, चलो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में पूछ रहा है। रिफ्लेक्सिव क्या होता था? ए कॉमा ए होना चाहिए और ए बिलोंगिंग टू जो सेट ए में हो, मतलब जो भी सेट गिवन है उसके अंदर 1 1 2 2 3 3 ऐसे टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, ए कॉमा ए टाइप वाले। सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर 1 कॉमा 2 है, इसको ऐसे याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इफ 1 कॉमा 2 है देन 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, या फिर वैसे तो ऐसे लिखते हैं डेफिनेशन में A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव के अंदर इसको ऐसे समझ लो, इफ 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 3 है, अगर ये दोनों हैं देन 1 कॉमा 3 होना चाहिए। ठीक है, पुरानी यादें दिला रहा हूं, ठीक है, याद कोई खास बात नहीं। वो कह रहा है फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव वैसे भी टिपिकल होती है कंडीशन चेक करनी, क्योंकि दो केस पहले बना के फिर थर्ड देखना होता है एग्जिस्ट कर रहा है। रिफ्लेक्सिव आई थिंक सबसे इजी है, तो पहले रिफ्लेक्सिव से ही करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए, वो चलो चेक कर लेंगे, पहले इन दोनों को ही चेक करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ना हो और फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे कि हो। अगर फिर वर्क कर जाता है फिर ट्रांजिटिव पे आएंगे। तो पहला पार्ट है T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T जो है वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A कॉमा ए का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो, जैसे तो एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन है ये, कि अगर एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, मार्कर से बन गया, एक सेकेंड, हो गया चेंज। अगर ये मार्कर है हमारा, ये है हमारा, ठीक है, ट्राइंगल, और अगर मान लो मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना, तो इसी की एक इमेज बनाता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों सेम ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल का नाम ए है तो ये भी ए है, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? T1, ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ए कह रहा हूँ, इस ट्राइंगल को ए कह रहा हूँ, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? क्या जो एक ट्राइंगल होता है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है? यस होता है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना, मुझे तो नहीं चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है, आगे चेक ही नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाता तो फिर देखते। फिर कह रहा है T1 T2 सिमिलर है, आपकी बात ट्राइंगल है लेकिन सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल कैसा होता है? ये समझ लो कि एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटू ट्राइंगल। ठीक है, नहीं छोटा क्यों करना है, हमें तो A कॉमा ए चेक करना है ना, तो दोनों ट्राइंगल्स है। अच्छा, एक ये बड़ा ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल सेम ही है, दोनों के नाम A है, तो क्या मैं ये बोल दूं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? हाँ होंगे, एक हर ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर, एक मतलब एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। अगर मान लो ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री 30 और ये 50 डिग्री, अगर ये वाला ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल क्योंकि सेम है तो ये भी 70 60 50 वाला है। वैसे तो कॉन्ग्रुएंट ही है, पर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो है ही है ना। ठीक है, सिमिलर के लिए तो वैसे भी सिर्फ दो एंगल ही चाहिए होते हैं, तो अगर दो एंगल सेम है क्योंकि ट्राइंगल सेम है तो सिमिलर भी है, तो ये तो ये भी रिफ्लेक्सिव हुआ। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो हमें तो नॉट रिफ्लेक्सिव चाहिए ना, नाइदर रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। थर्ड, L1 इज पैरेलल टू L2, L जो है लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ट्राइंगल वाला काम तो हो गया खत्म, हटा दो इसको, अब लाइन बनाते हैं। एक ये लाइन है, एक और लाइन है, ये सेम लाइन है दोनों। ठीक है, मैंने उसकी इमेज जनरेट करी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब A कॉमा ए, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ।
हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई। पैरेलल की डेफिनेशन है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। अगर मान लो मैंने इसे ओवरलैप करा भी दी, ठीक है, लेट्स से मैं इसे परफेक्टली ओवरलैप करा लूँगा, एक मिनट बस देखते हैं। इसको एग्जैक्ट इस पे हो नहीं रहा, इस पे सॉफ्टवेयर का ग्लिच है। पर मान लो कि दोनों लाइन ओवरलैप कर रही है, तो लाइन दोनों सेम ही है। अब पॉइंट ये है कि क्या एक लाइन खुद के पैरेलल होती है? तो हम वैसे तो कह सकते हैं कि पैरेलल है, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस उन दोनों के बीच में 0 है, वो एक अलग बात है। वैसे तो इसे कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है, बट वो पैरेलल की कंडीशन में ही आई, क्योंकि पैरेलल लाइन में होना क्या चाहिए, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस, वो डिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो एवरी लाइन इज अ पैरेलल टू इटसेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। ओके, ये भी शायद डिस्कस्ड है, एनसीईआरटी वाले में ही है ये भी। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, चौथा चेक ही मत करो। पर चलो देख लेते हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। अब की बार भी लाइंस है, अब की बार कह रहा है लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एक काम करो, अच्छा लाइन परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन है। अगर मैंने इसकी इमेज जनरेट कर ली, कॉपी पेस्ट हुआ नहीं क्या? हाँ हो गया, उसी के ऊपर पेस्ट हो गया इसमें। अच्छा इसमें सही पेस्ट हो गया था ठीक है। हाँ तो अगर मैंने इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया तो मैं क्या बोल दूं कि ये देखो ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। मैं इसको बस ओवरलैप करा के छोड़ रहा हूँ। क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? कौन सी दोनों? ये जो मैंने मूव करी यहां पर, क्या मैं बोल दूं एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नहीं, परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? खुद के तो पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये वाला ऑप्शन पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी सिमेट्रिक तो है ही, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव नहीं होती, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 के परपेंडिकुलर एक और लाइन बना दो, ये लो ऐसे बना दी L3, ठीक है। तो L1 और L3 तो ध्यान से देखोगे ना पैरेलल आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको L1 को यहां खींचो तो देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हो जाएंगी, तो नॉट ट्रांजिटिव है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। डिट्टो मतलब ये मतलब रिलेशन फंक्शन का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर्स के साथ प्ले करना तो फिर भी आसान होता है, इसमें तो मैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि क्या ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, खुद के सिमिलर होता है। लाइंस जो पैरेलल होती है वो खुद, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये बात सही है या नहीं है, ठीक है। थ्योरेटिकल डिस्कशन है सारा का सारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके अगेन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं पेपर में जो सॉल्व करने के लिए नहीं होते, सिर्फ ढूंढने के होते हैं। ये वही है क्वेश्चन। कह रहा है 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वैसे तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक होता है, पर अगर किसी ने गलती से वो टॉपिक पढ़ा हो तो उसे पता होगा कि वो एमसीक्यू के लिए तो नहीं बना, वो तो सब्जेक्टिव के लिए बना है। या एमसीक्यू के लिए बनेगा भी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ सकता है। अब जब वो बोल रहा है कि ये डिविजिबल है इनमें से किसी से, तो एक काम करो ना, n 1 2 3 4 होता है इसमें, n इज 1 2 3 4, डाल के देख लो किससे डिविजिबल है। n इक्वल टू 1 डालो, 5 की पावर 1 माइनस 5 कितना आया? ये तो 0 ही आ गया, तो 0 तो सबसे डिविजिबल है, ये नहीं करते। फिर 2 डाल लो, एक काम करो, तो 25 माइनस 5 20 आ रहा है, किससे डिविजिबल है? ऑप्शन में से ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 4 ही है। किसी को और मन करे नहीं 2 क्यों, 3 डालो, तो ठीक है 5 की पावर 3 माइनस 5 125 माइनस 5 120, अगेन 120 भी इनमें से सिर्फ 4 से डिविजिबल है। कोई कहेगा 5 से भी तो डिविजिबल है, पर ऑप्शन में तो नहीं है ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल के लिए तो प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा, पेपर में प्रूफ क्यों करना है तुम्हें? एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू की तरह डील करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का है, लल्लू क्वेश्चन है। तुमसे पूछ रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लो इतनी सी चीज देखो। कहाँ गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए एक तरीका तो है अच्छा वाला, मेहनत बच्चे, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालो हर मैट्रिक्स का जिसका सेम आ जाए, क्या देना। दूसरा 3x3 के लिए, वैसे वी हैव डिस्कस दिस, ए बी सी डी ई एफ
GHI 3x3 के लिए स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था कि ये वाले जो एलिमेंट है, ठीक है, एक ये और ये वाले, ठीक है, कलर वाइज हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। D और B जो ये एलिमेंट है ये सेम होने चाहिए, G और C सेम होने चाहिए, H और F सेम होने चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव होने चाहिए एक दूसरे के पास, इतना है। तो वो पैटर्न अगर याद है ना तो वहीं से चेक हो जाएगा। देखो सेम है, ओके, सेम है, ओके, ये देखो ये सेम नहीं है ये वाला, तो ठीक है नहीं वर्क कर रहा, ओके रिजेक्ट। यहाँ पे ऑलरेडी देखते हो सेम है, नहीं है, पहला ही सेम नहीं है, ये देखो रिजेक्ट। सेम है, ओके, सेम है, हाँ ओके, ये भी सेम है, ओके। वैसे तो ऑप्शन आ गया तो बात ही खत्म करें, पर लास्ट वाला भी दिखा देता हूँ। पहला ही एलिमेंट सेम नहीं है, रिजेक्ट, ठीक है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ऐसे चेक करना है, सिमेट्रिक में सेम होने चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक में एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है। लल्लू क्वेश्चन था। ओहो, अगला क्वेश्चन, लिमिट से कुछ बच्चों को डर लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी लगता। ये क्वेश्चन है नहीं वैसे डरने वाला, ठीक है। 1728 देख के डर मत जाना, फालतू की बात है। लिमिट दे रखी है ऊपर x³ माइनस 1728, नीचे x माइनस 12। इसमें x की जगह अगर 12 डाल दोगे तो 12 का क्यूब 1728 ही होता है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा। 12 माइनस 12 0/0 का फॉर्मेट है, तो एल ऑर्बिटल लगा सकते हो। एल ऑर्बिटल रूल बहुत सिंपल है, ऐसे तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। ये x का क्यूब है माइनस 12 का क्यूब, a³ माइनस b³ लगाओ, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। पर क्यों कर रहे हो? एल ऑर्बिटल फास्ट है, लगाओ। एल ऑर्बिटल क्या कहता है? एल ऑर्बिटल कहता है अगर 0/0 फॉर्म बन गया तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग। ऊपर का डिफरेंशिएशन 3x², सिंपल। नीचे का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, बस। और अब इस पे लिमिट x टेंड्स टू 12 डाल दो, तो अब डल सकती है, डाल दो 12। तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर विच इज़ 144 इंटू 3, 2 से एंड होगा, एक ही ऑप्शन है, हो गया, ठीक है। वैसे तो 432 ही आ रहा है, बट ठीक है, क्लियर। एल ऑर्बिटल बेस्ट। लिमिट सॉल्व करने के बहुत सारे क्वेश्चन एल ऑर्बिटल से यूं ही हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हमारा? कॉम्प्लेक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका। क्या बकवास क्वेश्चन है। कह रहा कॉन्जुगेट निकाल के दे दो बस। अगर z a प्लस आयोटा b है तो z बार क्या होता है? a माइनस आयोटा b। अगर किसी ने सर ऐसा समझा इसे कि सेकंड वाले सिंबल का साइन चेंज कर दो तो वो गलत करेगा, फिर वो ये ऑप्शन टिक करके आएगा 3 आयोटा माइनस 7, क्योंकि उसने ध्यान से ये चीज़ नहीं देखी कि साइन किसका चेंज करना है, हमेशा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। तो आयोटा यहाँ पे क्या है? +3 आयोटा है, तो -3 आयोटा होना चाहिए, और +7 को +7 ही रखना है, तो ये ऑप्शन है। तो बस ये एक मेरे को डाउट है कि अगर हो सकता है बच्चा जल्दी जल्दी में ना इसकी मिस्टेक कर दे कि 3 आयोटा -7, क्यों? क्योंकि माइंड में हमेशा ये होता है सेकंड वाली टर्म का साइन चेंज करना है। वो प्रैक्टिस कर करके ना वो दिमाग में घुस चुका है, तो ध्यान ही नहीं जाता कि आयोटा पहले लिख रखा है। तो रीड करते हुए ध्यान से, आयोटा पहले लिखा है सिर्फ इस वजह से, ठीक है। नहीं तो 7 + 3 आयोटा भी लिख सकता था, और कंफ्यूज कैसे करे? फिर कुछ है ही नहीं करने के लिए क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन is from inequality। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन मांग रहा है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू मेंशन्ड है, तो इक्वल टू से क्या होता था? इक्वल टू से स्क्वायर ब्रैकेट आती है, क्लोज ब्रैकेट आती है। इक्वल टू ये कहता है कि वो वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो आंसर स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, जो कि एक दो ऑप्शन में है। तो ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। 8x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 14। स्टेप तो दो स्टेप का ही क्वेश्चन भी नहीं है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ,
तो 8x माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 माइनस 12, सॉरी 14 माइनस 2, 6x is greater than equal to 12, x is greater than equal to 12 by 2, sorry 12 by 6 which is 2। तो आंसर 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 नंबर लाइन पे ये रहा, इससे बड़ा कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इक्वल टू मेंशन्ड है तो यहाँ टिक लगाते हैं हम। टिक लगाने का मतलब है इस वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताती है कि इंक्लूड करना है। अगर ये इक्वल टू मेंशन्ड नहीं होता तो फिर टिक नहीं लगता। टिक नहीं लगता तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्या कहती है कि 2 को इंक्लूड नहीं करना, 2.001 को कर लेना लेकिन 2 मत करना, ठीक है। तो 2 से लेके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन होता है क्योंकि पता ही नहीं है कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, 2 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह 2 क्वेश्चन लगातार इनइक्वालिटी के, क्या चाहिए आपको लाइफ में, और वो भी लल्लू ही क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गिवन इनइक्वालिटी। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6x + 7 लेस देन इक्वल टू है x माइनस 28। फिर से वही, इसको इधर इसको इधर, तो 6x माइनस x लेस देन इक्वल टू -28 माइनस 7। 5x इज लेस देन इक्वल टू -35। ऑप्शन अच्छे नहीं बना इन्होंने। x इज लेस देन इक्वल टू -7 आ रहा है। साइन तो ठीक लगाया ना हमने। 5x ही आएगा, ये -35 आएगा, 7 ही आएगा। एक भी ऑप्शन में नहीं है तो नो सॉल्यूशन। वैसे तो टिक कर सकते हो, पर मुझे पता है इसने उस हिसाब से नहीं लिखा। इसने नो सॉल्यूशन का कुछ और सेंस है। क्या सेंस है, वो ये है, x इज अ नेचुरल नंबर। जो एंड की लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर थोड़ा सा ऑप्शन ठीक बनाता ना, समहाउ मान लो ये 7x बन जाता, मतलब ये 6 ना होके, मान लो मैं बताता हूँ क्वेश्चन अच्छा कैसे बनता जिसमें मिस्टेक होती। ये 8x कर दो, ठीक है। तो उस केस में जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 8x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू -35 आ जाएगा। तो 7x इज लेस देन इक्वल टू -35, x इज लेस देन इक्वल टू -5। बच्चा देखेगा खुश होकर, ये आंसर टिक करेगा। गलत है। क्यों? अब भी गलत इसलिए है क्योंकि x नेचुरल नंबर बोल रहा है। नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं, बस इतनी सी बात है, होते ही नहीं है। तो इसलिए नो सॉल्यूशन है आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ऐसे ऑप्शन बना सकता है कि जो तुम्हारे आ जाए और तुम फटाफट टिक कर दो, बट पढ़ लेना क्वेश्चन को पढ़ना। अगर किसी ने लास्ट लाइन फ्लो में नहीं पढ़ी कि हम तो फास्ट करेंगे, हम तो इनइक्वालिटी है सॉल्व कर देंगे, कर दिया। मान लो मैं अगर इस क्वेश्चन को बनाऊंगा तो मैं ठीक करके बनाऊंगा कि ऑप्शन मैच करे। यहाँ पर 7, या तो इस ऑप्शन को चेंज करो 7, ताकि बच्चे को आंसर दिखे और वो टिक करे। वरना क्वेश्चन को पूरा रीड बहुत ध्यान से करना। कभी जैसे नॉट प्ले कर देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ लेगा। करेक्ट तो हमेशा ही पूछता है, नॉट करेक्ट पूछ लेगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसी अगर इसकी वेरिएशन होती तो भी आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन ही रहता। थोड़ा सेंस सही होना चाहिए था क्वेश्चन का। ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए, कॉपी पेस्ट मारा कहीं से इन्होंने, दिमाग भी नहीं चलाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन एक 5th क्लास के बच्चे को भी दिया जाए तो वो भी कर ले शायद, क्योंकि ऑप्शन बनाने नहीं आए इसे। देखो जरा, कह रहा है व्हाट इज द सम टू इन्फिनिटी, 2 + 0.2 + 0.02। फिर ये ऑप्शन ऐसा क्यों बना के दे रहा है? ये तो फिर कर ही लेगा ना कोई भी बच्चा। 2.00, ठीक है, पॉइंट यहाँ लगा के 2.02.002 ऐड करोगे तो 2.2222 तो बनेगा। इसमें क्या जीपी और क्या एपी? ऑप्शन तो ढंग के बनाओ। चलो एनीवे, मान लो ये ऑप्शन नहीं होता, फ्रैक्शन में दिया होता तो सॉल्व करना पड़ता। सॉल्व डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो बेकार ऑप्शन है। अच्छा जीपी, एनीवे जीपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। अब इनफाइनाइट जीपी का सम का एक फॉर्मूला होता है, ए आर स्क्वायर, ये हमारी जीपी है,
और अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो एस इन्फिनिटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है 2 माइनस 1 माइनस आर क्या होता है कॉमन रेशो, मतलब कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.1, तो 2 अपॉन 0.9 विच इज 20/9, लिखो ना 20/9 यहाँ पे ऑप्शन, तो बढ़िया है, फिर भी बच्चे को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व भी क्यों करेगा, 3.0 क्या सोच के लिख दिया, दिमाग ही नहीं चला रहे। तो मतलब देख लेना पेपर में ना, मतलब जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये देख कर तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन से ज़्यादा ना ऑप्शंस पे ध्यान देना, ऑप्शंस बहुत खराब बनाए जा रहे हैं, ऑप्शन से हो जाएंगे क्वेश्चन बहुत सारे अगर ऐसे ही आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एच ऑफ जी ऑफ एफ कॉफ बताया था ये वाला भी कैसे करते हैं। जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी ब्रैकेट एफ एक्स। करना क्या होता है, अगर जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, सॉरी साइन एक्स ने क्या दिया 3x, तो जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ एक्स है क्या साइन एक्स, जी ऑफ साइन एक्स, इसका क्या मतलब है कि जहां जहां पर यहां अगर x है तो यहां भी x लिखा था, तो अगर x की जगह मैंने sin x डाल दिया तो मुझे इस x की जगह भी sin x डालना चाहिए, ठीक है, अगर यहां पर x है तो यहां भी x है, अगर यहां sin x है तो यहां भी sin x ही होना चाहिए, तो रिप्लेसिंग दिस x बाय sin x, तो ये हो जाएगा 3 sin x, ये तो हो गया गॉफ, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और फिर क्या बोल रहा है एच ऑफ करना है, तो उसमें तो जहां जहां x है उसकी जगह ये पुट कर दे 3 sin x, तो इसमें यहां अगर 3 sin x पुट करेंगे तो यहां भी 3 sin x हो जाएगा, तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया 3 sin x प्लस 4। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया, थोड़ा स्क्वायर वेयर देते, कंफ्यूज करते बच्चों को, करा ही नहीं कुछ, यहाँ पे स्क्वायर डालते, यहाँ स्क्वायर कहीं डालते, कुछ तो करते, या यहीं डाल लेते, चलो स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ करते तो थोड़ा फंक्शन कॉम्प्लिकेट बनता, फिलहाल तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट बना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, एंजॉय करो, सिंपल क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी उड़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगर किसी ने थोड़ा सा कभी नंबर सिस्टम पढ़ा हो एप्टीट्यूड में तो उसे पता होगा ये मॉड का क्या मतलब है, इसे कहते हैं मॉड्यूलो, या जिसका काम होता है सिर्फ रिमाइंडर निकालना, ठीक है, तुम माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 16 को अगर हम MOD5 कर रहे हैं, ठीक है, mod 5, तो मतलब 16 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है, इतना सा क्वेश्चन है, तो तुम बोलोगे कि 1 आएगा, तो ये लो 1, ठीक है, और रिमाइंडर अब नेगेटिव होता नहीं है क्योंकि आपने बचपन वाला बेसिक मैथ्स पढ़ा है, तो आप कहोगे रिमाइंडर थोड़ी ना -1 होता है, तो नहीं होता, मतलब वैसे तो होता है, नंबर सिस्टम में तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से, ठीक है, चलो एक बार समझा देता हूँ रिमाइंडर नेगेटिव कैसे आता है। लेट्स से 3 है, या चलो 13 ले लेते हैं, ठीक है, 13 को मैंने 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो अच्छे बच्चे ऐसे करेंगे आराम से, 5 2 10, रिमाइंडर आ गया 3, ओके, ठीक है, रिमाइंडर ये तो हुआ पॉजिटिव, रिमाइंडर नेगेटिव निकालना है तो एक काम करो 13 5 2 10 ना करके 3 से कर दो, 5 3 15, माइनस करो -2 आ गया, तो रिमाइंडर नेगेटिव भी आ सकता है, ये भी ओके होता है, पर यूजुअली स्कूलिंग सिस्टम में ये नहीं बताते, नंबर सिस्टम जब पढ़ाया जाता है अलग से एप्टीट्यूड के अंदर तो वहाँ पे इसके बारे में बात होती है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा 5, मतलब जो भी नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो 5 के बराबर होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें उसके मैग्नीट्यूड की, ठीक है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर का मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू की बात करूँ तो उनका सम हमेशा 5 आना चाहिए, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से। ये नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर निकालना होगा इसका तो क्या करोगे, अगर इसका वैल्यू लोगे तो वैल्यू खाली 1 है, मैंने कहा कि टोटल हमेशा रिमाइंडर्स का, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव का टोटल जो नंबर जिससे डिवाइड कर रहा है वो आना चाहिए,
तो यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आना चाहिए, +4, क्योंकि +4 और यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड लोगे 1 तभी तो 5 बनेगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू ऐड कर दो, -1 + 5 तो 4। ठीक है, जो कि यहाँ भी समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया और मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना है तो मैं क्या करूँ, जो जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं वही ऐड कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पर ये क्वेश्चन 11th-12th के मैथ्स का कुछ है नहीं लेना देना इसका। ठीक है, नंबर सिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन। ओहो, चलो कोनिक सेक्शन के अंदर आपको दे रखा है, कह रहा है फोकस होता था हमारा C,0। ठीक है, कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे समझ में आ रहा है फोकस अगर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो इलिप्स कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये अगेन सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, पेपर में ये सब करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, सोच लेना बस। ऐसा होगा इलिप्स, एग शेप एक्स एक्सिस पे होगा मेनली। ठीक है, और ये इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 है, तो यानी ये 5 है, आधा हो जाता है ना, और ये a होता है हमारा। इस इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्डली लिखी जाती है x² / a² + y² / b² = 1, यानी x² / a तो 5 है, 25 होना चाहिए, + y² / b²। अभी b² निकाल लेंगे, पर क्यों ना एक बार ऑप्शंस पे प्ले करें। प्लस होना चाहिए, माइनस तो नहीं होना चाहिए, ये हट गया। x² के नीचे 25 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन ही बनाया इन्होंने। एक और बना लेते बच्चा, थोड़ा मेहनत तो कर लेता। अब तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखा कि x एक्सिस मेजर एक्सिस है, x² / a² होना चाहिए, x² / 25 होना चाहिए, बात खत्म होगी। पूरा सॉल्व कैसे करोगे, चलो अब आ गया तो डिस्कस कर ही लेते हैं। नहीं रहा क्या, चलो पूरा सॉल्व ऐसे होगा कि हम ले लेंगे, फोकस होता है सी के बीच में रिलेशन होता है, सी इज स्क्वायर रूट ऑफ a² - b²। तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, c है हमारा 3 इज इक्वल टू a आया था 5² माइनस समथिंग b² को b² लिख दो, तो b² आ गया तुम्हारा स्क्वायर, उसको b² हो गया 5² माइनस 3², यानी कि 16 आ गया, यानी b4 है। ठीक है, तो या b² 16 है तो बात ही खत्म होगी कि y² के नीचे 16 होना चाहिए, हो गया। वैसे तो वह वहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, पर ये करना ही क्यों है अगर ऑप्शन ही नहीं बना पा रहा वो, अगर ऑप्शन से कंफ्यूजन हो ही नहीं रही तो करो खत्म, इतने में ही काम चल रहा है। क्लियर है ये वाला कोनिक सेक्शन। देखो वैसे तो थोड़ा सा डेप्थ में भी बहुत जा सकता है, बट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि बहुत बेसिक, बस बेसिक फंक्शनैलिटी के ऊपर है, बेसिक फॉर्म्स के ऊपर है। स्टार्टिंग वाली वो जो एक टेबल वेबल बनाई थी हम लोगों ने, अगर तुम उतनी भी कर लेते हो तो बहुत होती है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन के अंदर बस वो टेबल बना लो, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस की, फोकस के क्या फॉर्मुले होते हैं, बस उतने से ही, इतने में ही पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा। उतना भी ढंग से कर लोगे तो आराम से ये वाले क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो शक्ल देख के मत डरा करो टॉपिक्स की कि कॉनिक पूछ लिया, इलिप्स के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं क्या ही मांग लेगा। क्वेश्चन का लेवल भी तो होना चाहिए कुछ, जब पूछ ही बेसिक लेवल पर आया तो उतना तो फिर करके जाओ। नेक्स्ट, लिमिट। अगेन डराने के लिए थोड़ा एक्सप्रेशन अजीब सा लिखा है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं। कह रहा कॉन्टिन्यूस है, एक ही वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन भी देखो हमने बहुत करे थे। ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट साइड LHL और RHL दोनों के लिए यही फंक्शन चूज होगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू f ऑफ a, जो भी जिस पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं हम। ठीक है, ये a का इस a से कोई लेना नहीं है, मैं f ऑफ p बोल देता हूँ, चलो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे होते हैं लिमिट। यहाँ पे 0 पे चेक कर रहे हैं तो f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। f ऑफ 0 मेरा x इक्वल टू 0 पे फंक्शन a की बराबर है, तो बस मेरे को LHL RHL इक्वल करने हैं a के। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि LHL RHL के लिए यही फंक्शन है, तो बस इसकी लिमिट सॉल्व कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x प्लस sec x। क्या क्वेश्चन है यार, sin x by x सीधा सीधा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, हटाओ इसको, 1 होता है ये तो फॉर्मूला ही है।
और इसमें 0 डाल दो, sec 0 कितना होता है, cos 0 1, तो sec 0 भी 1। क्या बेकार क्वेश्चन है। sin x by x सेट, मतलब बिल्कुल सबसे बेसिक फॉर्मूला, अगर कोई कुछ भी नहीं पढ़ गया, सिर्फ फॉर्मूले भी पढ़ गया तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थ्री आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 आयोटा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? सॉल्व करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। खोल दो भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर खुलवा रहा है तुमसे, इतने बड़े हो गए a प्लस बी होल स्क्वायर ही खोलो बस आयोटा के साथ, बस इतना ही है। तो करेंगे क्या, आयोटा का स्क्वायर जहां आएगा तो वहां पे -1 डाल देंगे। 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2ab, तो अच्छे बच्चों की तरह लिखोगे तो ऐसे लिख लो, ठीक है। प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट 5 आयोटा ब्रैकेट 6। कर लो यार, क्या ही क्वेश्चन है। -9 प्लस 4 माइनस 12 आयोटा माइनस 25 प्लस 36 प्लस 60 आयोटा। बस आयोटा को आयोटा के साथ डील करो, नंबर्स को नंबर के साथ। -5 यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस प्लस आएगा, सॉरी, +5 और 4 9 नहीं 11 आएगा, और ये हो जाएगा +48 आयोटा। तो ये हो गया 6 + 48 आयोटा। ये ए है, ये बी है। 48 + 6 54, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा ऑप्शन से प्ले करने का तो कोई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि a + b मांगा है। अगर a, b दिया होता ना तो मैं सिर्फ a निकालता या सिर्फ b निकालता और उससे चेक कर लेता, क्या पता ऑप्शन से प्ले हो जाता। या नहीं हो रहा तो ठीक है, सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, ज़्यादा स्टेप तो नहीं लगे। बढ़िया कि हाँ फास्ट फास्ट कर लेना, मैं तो फिर भी स्टेप लिख के दिखाए हैं, तुम चाहो तो हवा में भी कर सकते हो सॉल्व। ओके, स्क्वायर रूट मांग रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बाप रे, क्या करें। देखो प्रॉपर तरीका जो है वो दिखा देता हूँ, पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा मैं, ठीक है, सिर्फ समझा देता हूँ क्या होता है। हम ये बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा जो है, लेट्स से वो a + आयोटा b है, ठीक है। तो हम स्क्वायरिंग करते थे दोनों साइड, तो 7 - 24 आयोटा इज इक्वल टू a + आयोटा b का स्क्वायर। फिर हम बोलेंगे 7 - 24 आयोटा इज a स्क्वायर, आयोटा b का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर विच इज -1 और b स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab। फिर हम बोलेंगे कि देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, रियल को रियल पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। 7 जो है वो a स्क्वायर - b स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और जो तुम्हारा -24 है ये 2ab होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तीन मार्क, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a स्क्वायर - b स्क्वायर जो है वो 7 है, ये एक इक्वेशन है। 2ab या ab कहूँ, 2ab इज इक्वल टू -24 है, या 2 अगर हटा दोगे तो ab इज इक्वल टू -12 है। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके a और b निकाले जा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि
इसका होल स्क्वायर चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो भी मैं कह रहा हूँ पूरा मत करो, कॉमन सेंस से। ठीक है, कॉमन सेंस से कैसे, मतलब देखो यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको तो भूल जाओ, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। सिर्फ बचा क्या अंदर में, ये वाली चीज़, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस 2ab आएगा, यानी कि जब इसका एक्सपेंशन, चलो दिखा देता हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा, ऐसे करोगे तो यानी आयोटा वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, यहां तो नेगेटिव है। तो इतना तो ऐसे ही समझ में आ गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर करने जाओगे तो प्लस आयोटा की टर्म आएगी, यहां माइनस ये नहीं करना, ये माइंड में ही हो जाएगा। सेम यहां पे भी कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, हमें तो आयोटा की टर्म नेगेटिव चाहिए, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर अब इन दोनों में से चूज करने हैं। ठीक है, कर लेते हैं, उसमें कितनी देर लग रही है। 4 माइनस 3, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर होगा तो 9i स्क्वायर, और मतलब -9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 प्लस 7 आना चाहिए, जबकि इसमें करोगे तो उल्टा आ जाएगा। इसमें करोगे 16, तो इस में क्या दिक्कत है, आ जाएगा क्या 16, अच्छा -16 प्लस 9 आएगा, इसमें -7 आएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व वॉल्व मत करो, अगेन पेपर के पॉइंट से तो नहीं कहूंगा कि ऐसे सॉल्व करो, ऑप्शन है, ऑप्शन से ही प्ले कर लो। ठीक है, 2 ऑप्शन सिर्फ इस बात से रिजेक्ट कर दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए। बचे हुए 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चेक कर लो, दूसरा अपने आप ही पता चल जाएगा सही है या नहीं है। अगर मान लो सेकंड चेक किया, सही आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मतलब 4 ठीक है। ठीक है, बार ये दिक्कत है। चलो डन, नेक्स्ट करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन, थोड़ा क्वेश्चन छोटा करें, लिखने की जगह नहीं बच रही। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। log x दिया हुआ है, नीचे 1/x भी है, तो log x को t ले लो, 1/x dx dt बन जाएगा, तो ये पूरा तो dt हो गया इंटीग्रेशन के अंदर। अंदर बचा 81, यानी कि 9 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, x/2, ये एक्सप्रेशन कॉपी होता है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। साइन इनवर्स सब में है, कुछ नहीं कर सकते। पहला टर्म x/2, x यानी कि यहां पर हमारा x नहीं चलेगा, यहां चलेगा t, क्योंकि t में क्वेश्चन, और t है एक्चुअली क्या है, log x, तो आंसर में log x अपॉन 2 होना चाहिए। इसमें नहीं है, गलत है, इसमें नहीं है, गलत है। पहले तो ये इतने से ही समझ में आ गया ये। ठीक है, क्योंकि इसका जब इंटीग्रेशन लिखोगे तो तुम लिखोगे t/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और t को द मोमेंट यू रिप्लेस t विद log x, फिर तो हो गया ना, log x अपॉन 2 होना चाहिए। तो आंसर अब इन दोनों में से है। सेकेंड टर्म में साइन इनवर्स सब दोनों में है, 9/2 81/2, a स्क्वायर बाय 2 है, a है हमारा 9। ठीक है, तो बस हो गया, फिर तो 81/2 होना चाहिए, क्योंकि 9 स्क्वायर बाय 2 आएगा ना यहाँ पे। 9 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x नहीं होगा, ये होगा हमारा साइन इनवर्स t/a चलेगा प्लस c। 9 स्क्वायर होना चाहिए, 81 होना चाहिए। अगेन क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ज़्यादा तो सिर्फ ऑप्शन चेकिंग का है, क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए क्लोज इनफ बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा वैसे ये भी है कि मैंने ध्यान नहीं दिया ये वाली चीज़ ना, कि ये तो रिजेक्ट हो गए थे। इन दोनों में अंदर 9 माइनस टी स्क्वायर है, यानी अंदर भी 81 माइनस लॉग एक्स होना चाहिए। इसमें तो लॉग एक्स लिखा ही नहीं था, इन्होंने एक्स लिख दिया, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। मतलब पूरा आगे जाने की भी जरूरत नहीं थी, इतने से पहले पार्ट से इस आंसर चेक हो रहा है कि बाहर भी लॉग होना चाहिए, अंदर भी लॉग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन था, इतने से हो गया है। ऑप्शन ध्यान से चेक करना है, ऑप्शन से ही हो रहे हैं सारे क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। (3.60 - 4) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टिन्यूस। ग्राफ बना लो, ग्राफ से आराम से हो जाएगा। स्टेयर केस फंक्शन होता है कि खाली किसी को अगर ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो स्टेयर केस फंक्शन होता है, मतलब सीढ़ी की तरह दिखता है। यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से 1 तक ऐसे जाएगा, फिर 1 पे ओपन, फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 तक जाएगा, फिर ओपन, फिर 2 से स्टार्ट होगा 3 तक ओपन, ऐसा चल रहा होगा। और पीछे भी यही चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो द मोमेंट यू सी दिस ग्राफ अगर दिमाग में है तो ये पता चल रहा है कि देखो इंटीग्रल वैल्यू पे 1 पे जंपिंग है, 2 पे जंपिंग है, 3 पे जंपिंग हो रही होगी, तो इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है। ये इंटीग्रल वैल्यू है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। 3.6 बीच में होगा, 3 और 3.6 के यहां, तो वहां पे लेफ्ट साइड राइट साइड सेम वैल्यू आएगी। LHL RHL की ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर सिंपल सी बात है 3 से लेके 4 के बीच में कॉन्टिन्यूस है। क्यों? क्योंकि ग्राफ चल रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है ग्राफ, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। अगर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग देखिए, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता था बेसिकली, कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक तुम आराम से ग्राफ के ऊपर चल के चले जाओ। अगर मैं बोलूँ कि क्या 0 से लेकर 3 के बीच में कॉन्टिन्यूस है, नहीं, क्योंकि 0 से पहले 1 तक तो यहाँ जाए, फिर जंप करना पड़ गया, फिर 1 से लेकर 2 तक यहाँ गए, फिर जंप करना पड़ गया, फिर 2 से लेकर 3 गए, फिर जंप करना पड़ गया। द मोमेंट यू आर जंपिंग, वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है क्योंकि तुम्हें जंप करना पड़ रहा है। तो 3.3 से लेकर 4 के बीच में जाने में कहीं जंप नहीं करना, तो 3.6 बीच में है, कॉन्टिन्यूस है। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस होता है, और इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, मान लो कॉन्टिन्यूस ना बोल के डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेता, डिफरेंशिएबल, तब भी सेम आंसर है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, वो चेक करना पड़ता है, पर होगा, मैं से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल आता तो भी यही होते ऑप्शंस, तो भी यही आंसर होता। नेक्स्ट करते हैं फिबोनाची सीरीज। ये थोड़ा नॉलेज वाली बात हो गई है, वैसे फिबोनाची सीरीज बहुत फेमस है। कंप्यूटर की जब कोडिंग वोडिंग कराई जाती है तब तो बनवाते भी हैं कोड कि फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस लिखने का एक कोड लिखो, ठीक है। वर्क कैसे करता है मैं बताता हूँ। फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस, इसका फर्स्ट टर्म 0 होता है, सेकंड टर्म 1 होता है, और इसके फर्दर जो भी टर्म होंगे वो सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स होता है। इसको ऐसे समझ लेना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है an-1 प्लस an-2, मतलब इससे पिछली 2 टर्म्स के एडिशन होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे a2 चाहिए, तो a2 विल बी a1 प्लस a0, यानी कि 1 प्लस 0 यानी 1 ही आएगा। तो जो सीक्वेंस है ना वो ऐसा दिखेगा, 0 1 फिर से 1 आ गया। फिर मान लो तुम्हें बोला a3 निकालना है, तो a3 निकालने के लिए a2 प्लस a1, लास्ट के 2, उससे 2, मतलब उससे पहले वाले 2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, 1 प्लस 1 2। फिर a4 निकालना है तो a3 प्लस a2, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। या फिर सिंपल सी भाषा में बात करें कि यहाँ तक आ गया, अगला सीक्वेंस लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 3 आ जाएगा। फिर लास्ट 2 को फिर से ऐड कर दो, नेक्स्ट सीक्वेंस 5 आ गया। फिर अगले 2 को ऐड कर दो, 8 आ गया। कीप ऑन एडिंग 13, कीप ऑन एडिंग 21 एंड सो ऑन। पर ये बोल रहा है कौन सा सीक्वेंस में नहीं है, तो 7 दिख रहा है सीक्वेंस में नहीं है, पहले ही हो गया सॉल्व। अगर और हो, मान लो 7 ना दे के कोई 8 लिखा होता, फिर और आगे चेक करते, 13 भी है सीक्वेंस में, 21 है, 89 तक तो खैर बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, बट करते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। पर ये तो जल्दी सॉल्व हो गया, आई थिंक यहीं पे ख़त्म हो गया। तो बस ये थोड़ा नॉलेज वाला पॉइंट था कि आपको फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि वर्क कैसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोनिक सर्कल का, ओके, सर्कल की सेंटर रेडियस मांग रहा है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, बढ़िया। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें सेंटर हमेशा क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस जो है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कंपेयर कर लो, लल्लू सा पार्ट है। 2g जो है वो x का कोफिशिएंट होना चाहिए, तो यानी कि 2g की वैल्यू -10, यानी g की वैल्यू -5, और सेंटर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ दिस, तो यानी सेंटर हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ -5, 5 कॉमा, और इससे निकालेंगे तो इसका भी हाफ कर दो 4, और उसका नेगेटिव साइन चेंज कर दो, -4 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ करो और साइन बदल दो, तो -5 इसका हाफ हो गया और उसका साइन बदल दिया +5, 5 कॉमा -4, एक ही ऑप्शन था। रेडियस निकाल के देख लेते हैं, वैसे तो हो गया क्वेश्चन, पर जी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 16। सी के बारे में समझा देता हूँ। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, गलती क्या होती है, जो सी है वो लेफ्ट में है, यहाँ पर 77 राइट में है, तो इसे तुम्हें लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, यानी जो सी है हमारा वो -77 होगा। तो जब यहाँ पे सी डालोगे ना तो -77 है, अब उससे बस काफ़ी फर्क पड़ सकता है। 825 प्लस 16 प्लस 77, ये तो बड़ा आ रहा है, 41 प्लस 77 818, सही कर रहे हैं हम लोग। सेंटर तो 5 -4, ऑप्शन भी वही कह रहा है, हमने भी वही निकाला। अच्छा, मैंने -4 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव वैल्यू या तो फिर गलत प्रिमिटिव ही है इनकी, इससे तो 6 कभी नहीं आएगा। 6 आने के लिए 36 होना चाहिए, 36 होने के लिए 41 माइनस 4 5 होना चाहिए, सी 5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू ना 77 ना हो गया ना, +5 गिवन होती है, अगर -77 ना देके +5 देता तो आ जाता, या तो वैल्यू मिसप्रिंट है, ठीक है। पहले तो मेरे ख्याल से इन्होंने ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि इतने से हो जाता है क्वेश्चन बच्चों का सॉल्व, पर वैसे वैल्यू गलत है, टेक्निकली क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत है, इसमें रेडियस किसी से भी सही नहीं आ रही, कोई बात नहीं। एनीवे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो उस पर था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रह गया और समझ नहीं हो रहे, 60, अच्छा यही है लास्ट, हो गया। कह रहा है इन लीनियर प्रोग्रामिंग, अच्छा LPP कह रहा है द इनइक्वेशंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू। नहीं, ऑप्टिमम तो वो होती है जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम होता है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स जो हम प्लॉट करते हैं वो भी वो वाला होता है जो भी हमारी बाउंड्री पॉइंट्स नहीं आते कॉर्नर्स, वो हो गया। फिर नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से मीनिंग समझना, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, 0 जो होता है बचपन में जो पढ़ाते हैं हम, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉइंट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम ये बोलते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 क्या है, ऐसे समझो, नंबर लाइन से समझाता हूं, ये 0 है, x इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। 0 ना खुद पॉजिटिव है ना खुद नेगेटिव है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 0 को इंक्लूड करते हुए आगे तक जाना है
तो इसको पॉजिटिव बोलना तो गलत है क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो क्या बोले, ये अगर नेगेटिव है, मैं ये कह रहा हूं कि दिस रीजन इज नेगेटिव, तो मैं बोल दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज नॉन नेगेटिव। क्योंकि नॉन नेगेटिव क्या अप्लाई कर रहा है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब 0 हो जाए तो भी ओके, ग्रेटर देन 0 हो जाए तो भी ओके। ठीक है, दीज आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पॉइंट से थोड़ा सा एम्फसाइज ज़्यादा कर रहा है। एंड आई थिंक ये ऑप्शंस भी ना गलत ऑर्डर में है, ये ऊपर होना चाहिए था, ताकि जब बच्चा ऑप्शन रीड करे तो पॉजिटिव कंस्ट्रेंट पढ़ के हो सकता है कि कुछ बच्चे वो टिक कर दें। ठीक है, हो सकता है अब भी वैसे टिक किया होगा कुछ बच्चों ने कि पॉजिटिव होता है ग्रेटर का मतलब, पर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट्स व्हाई यू कैन नॉट से कि ये पॉजिटिव कंस्ट्रेंट है। अगर ये इनइक्वालिटी में यहाँ पर ये इक्वालिटी का साइन हटा दो ना तो चलेगा। ऑलराइट, दैट सम्स अप योर पेपर। ठीक ठाक क्वेश्चन थे, आई वुड से। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के थे प्रॉपर, वरना बहुत सारे क्वेश्चन तो ऑप्शन से आराम से प्ले हो रहे हैं। सो एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हमेशा ऑप्शंस जरूर रीड करना बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ऑलराइट, लेट्स एंड द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।